दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक हल्की सी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमें 0.59% तक भागता हुआ दिखाई दिया। दैट मींस 5 पैसे की सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग 8 रुपये 50 पैसे का हुआ करता था। आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस हमें 8 रुपये 55 पैसे का दिखाई दे रहा है। तो 5 पैसे का प्राइस डिफरेंस हमें प्रीवियस क्लोजिंग से आज के क्लोजिंग में होते हुए दिखाई दे रही है। अब 2 दिन पहले हमें ये देखने को मिला था कि सुज़लोन एनर्जी में हमें 8% की अचानक से एक तेजी बनते हुए दिखाई दिया। वो तेजी के पीछे क्या रीजन था? वो तेजी के पीछे यही रीजन था कि वाइब्रेंट एनर्जी से सुज़लोन एनर्जी को ऑलमोस्ट 99 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया। की वजह से सुज़लोन में अचानक से हमें 8% की एक रैली बनते हुए दिखाई दी। लेकिन फिर ग्रेजुअली सुज़लोन में गिरावट होते हुए हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन का स्टॉक जो वो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये पॉजिटिविटी देखा है तो एक नेग्लिजिबल हमें दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 5 पैसे का प्राइस डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो तेजी है नेग्लिजिबल है। कोई भी तेजी सुज़लोन में बनते हुए हमें फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें सुज़लोन का स्टॉक जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 रुपए का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को सुज़लोन एनर्जी किसी भी हाल पे अभी के समय में तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 9 रुपए के लेवल में जब भी ये स्टॉक जाता है उसके साथ ही साथ हमें एक सुज़लोन में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है। और 9 रुपए के लेवल को सुज़लोन एनर्जी किसी भी हाल में अभी के समय में ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो क्या चांसेस है आने वाले समय में सुज़लोन इस हर्डल लेवल को पार कर सकता है या नहीं? क्योंकि अभी के समय में जिन लोगों ने भी सुज़लोन में देखा है तो इन्वेस्ट करके रखा है, उन्हें सुज़लोन से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। और देखा है तो इन्वेस्टर्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि आखिर सुज़लोन में क्या हो रहा है। यूट्यूब में जितने भी वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियोज़ को अगर आप देखोगे तो सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हमें यही कह रहे हैं कि सुज़लोन में हमें तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी, सुज़लोन में एक बड़ी मूव हमें आते हुए दिखाई देगी। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो सुज़लोन में कोई भी बड़ी मूव हमें आते हुए नहीं दिखाई दे रही है, सुज़लोन में कोई भी तेज़ी हमें बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सुज़लोन में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सुज़लोन अभी के समय में देखा जाए तो हमें कंसोलिडेशन फेज़ से गुज़रता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि सुज़लोन अपने फाइनेंशियल को सुधारने की कोशिश कर रहा है, डेट फ्री होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी के समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन में हमें कोई भी तेज़ी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊँगा और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लेरिफ़िकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकती है भी या नहीं? अगर बनती है तो कौन-सा लेवल तक जाते हुए दिखाई देगी? किस फैक्टर की वजह से हम लोग ये अज़्यूम कर सकते हैं कि आने वाले समय में सुज़लोन में हमें एक ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी? तो होपफुली दोस्तों आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स है, सुज़लोन को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लेरिफ़िकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देख लो दोस्तों। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया जो है बहुत ही इम्प्रेसिवली हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सेक्टर का फॉर्च्यून भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छे-अच्छे पॉलिसीज़ हमें आते हुए दिखाई दे रही है। अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट भी होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आईईए के रिपोर्ट के तहत, दैट मींस इंडिया एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट के तहत, इंडिया का इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो हमें 174 गीगावाट तक जाता हुआ दिखाई देगा 2023 तक। दैट मींस इंडिया का जो 37% जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया का जो 2022 का जो टारगेट था 175 गीगावाट का, वो टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अब जो इंडिया का जो टारगेट है 2025 का, वो हमें 280 गीगावाट्स का दिखाई दे रहा है, जो कि जिस स्पीड से इंडिया अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, ये टारगेट भी हमें अचीव होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है कि एफडीआई, दैट मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल 23 का Q3 तक ऑलमोस्ट 25.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें एफडीआई से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से जो टॉप कंट्रीज है वो सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान जैसे कंट्रीज से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किस वजह से हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है? इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमें इस वजह से ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि सोलर एज वेल एज विंड पावर का जो कॉस्ट हुआ करता था, पहले बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था, उसका कॉस्ट में हमें अच्छा खासा एक डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा एनर्जी इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा ये हमें जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ सोलर पावर का जो कॉस्ट है वो हमें ऑलमोस्ट 84% तक कमता हुआ दिखाई दे रहा है 2010 से अगर हम लोग कंपेयर करें। और विंड पावर का जो कॉस्ट है वो हमें ऑलमोस्ट 49% तक
कमता हुआ दिखाई दे रहा है ओवर द लास्ट डेकेड। दैट मीन 10 साल के अंदर विंड एनर्जी का जो प्राइस है उसमें हमें 49% की एक फॉल होते हुए दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये इंडस्ट्रीज अब बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके वजह से इस इंडस्ट्रीज में हमें रैपिड एक्सपेंशन होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इंडिया के पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क भी हमें देखने को मिल रहा है और इस पार्क में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सॉफ्ट बैंक से इन्वेस्टमेंट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, कैनेडियन सोलर से इन्वेस्टमेंट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और अदानी ग्रीन जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री से भी हमें इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इतना अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ होने के बावजूद भी डिस्कॉम जैसे कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम अभी के समय में फेस करने पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास उतना कुछ खास ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, एज वेल एज इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी है। तो इस चैलेंज को रिकवर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव भी लॉन्च करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ताकि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन को भी लॉन्च किया है और इसका जो टारगेट है वो 40 गीगावाट स्टोरेज कैपेसिटी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 तक। तो गवर्नमेंट के द्वारा हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि ये सेक्टर में एक अच्छी खासी डेवलपमेंट हो, एक अच्छी खासी ग्रोथ हो और जो भी हडल इस सेक्टर को फेस करने पड़ रहा है आने वाले समय में वो हडल को दूर किया जाए, ताकि ये सेक्टर में अच्छी खासी हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे। और इंडिया का ये भी टारगेट है कि जो भी कोल बेस्ड पावर जनरेट हो रही है उसे कम से कम किया जाए और उसके जगह रिन्यूएबल एनर्जी को लाया जाए। और इसके रिलेटेड मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट ने अभी टारगेट सेट किया है कि कोल बेस्ड पावर जनरेशन जितने भी है वहाँ पर 50-50 डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दैट मीन्स 50% जो पावर जनरेट होगा वो कोल से जनरेट होगा और जो 50% जो पावर जनरेट होगा वो विंड एज वेल एज सोलर पावर से जनरेट हमें होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से छोटा बड़ा इनिशिएटिव हमें गवर्नमेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर G20 समिट में गवर्नमेंट ने एक लो कॉस्ट एनर्जी फाइनेंसिंग स्कीम भी लॉन्च करते हुए हमें दिखाई दे रहा है और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस करने वाली है नए कंपनीज एज वेल एज जो भी पुराने कंपनी है उस कंपनी को, ताकि कंपनी को कम से कम फाइनेंशियल स्टेज से गुजरना पड़े, क्योंकि इस सेक्टर को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत सारे कंपनी देखा है तो लोन के ट्रैप में ही फंसे हुए, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मनी हंगरी सेक्टर है और इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे सेक्टर जो लोन लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट में उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो इसके वजह से कंपनी जो है वो स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो लो कॉस्ट एनर्जी फाइनेंसिंग लाया है, जिसके तहत कंपनी जो है वो कम से कम ब्याज में लोन ले सके, ताकि कंपनी जो है वो नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन में काम कर सके, साथ ही साथ कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर पाए। तो ये जो दोनों आर्टिकल मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये दोनों ही आर्टिकल दिखाया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अगर सारा ये न्यूज़ को हम लोग समराइज करें तो नोड़ा दोस्तों, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे, जिस तरह से स्कीम्स आ रही है, जिस तरह से अभी लो कॉस्ट एनर्जी फाइनेंसिंग स्कीम्स भी हमें आते हुए दिखाई दे रही है, इसको में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट जो है नए नए इनिशिएटिव ला रही है, तो इससे आने वाले समय में इस सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी और इस ग्रोथ का असर डायरेक्टली हमें सुजलॉन को ही पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि सुजलॉन इंडिया का वन ऑफ द रिनाउंड विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। सर्विसिंग से लेकर सेटअप एवरी सिंगल थिंग सुजलॉन एनर्जी करती है। साथ ही साथ 17 कंट्रीज में भी इसका प्रेजेंस है, ऑल ओवर ग्लोब में सुजलॉन सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ सुजलॉन का जिस तरह से अभी ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुजलॉन को कई सारे कंपनी से नए नए ऑर्डर्स एज वेल एज रिपीट ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे आने वाले समय में सुजलॉन का बैलेंस शीट भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ सुजलॉन का प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो नोटो दोस्तों, जो स्टॉक अभी हमें कमजोर दिखाई दे रहा है, जो स्टॉक में अभी हमें कोई भी तेजी या फिर कोई भी मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा, आने वाले समय में ये स्टॉक इसी तरह से नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में ये स्टॉक से हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही। अगर हम लोग का नजरिया लॉन्ग टर्म का है सुजलॉन को लेकर, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में सुजलॉन तो मल्टीबैगर रिटर्न हमें बनाकर तो दे जाएगा ही दे जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो शॉर्ट टर्म में इसी तरह से सुजलॉन देखा है तो अपने इन्वेस्टर्स को सताएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से सुजलॉन में इन्वेस्ट करते हो तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप सुजलॉन को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देने वाला है ये स्टॉक, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।